हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो फिजिकल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी होगा। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इन दो कंसेप्ट्स को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आप बाकी वीडियोस भी देख सकें आगे जाके जो भी अपलोड होंगे फर्दर। फिजिकल पॉलिसी देखिए, हमेशा किसी भी देश की सरकार चलाती है, ये बात याद रखिएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमेशा हमारा सेंट्रल बैंक चलाता है, ठीक है, जैसे कि आरबीआई हमारे यहाँ है इंडिया में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको कहा है कि फिजिकल पॉलिसी जो है ना, हमेशा किसी भी देश की सरकार चलाती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ इस टाइम पे जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वही हमारी फिजिकल पॉलिसी के ऊपर उसी का होल्ड होगा, वही बनाएगी वही चलाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही बनाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सरकार का काम ही यही होता है। और उनका मेन गोल अगर देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी में होता क्या है। अगर मेन गोल की हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ हो। हमारा जो जीडीपी है, किसी भी देश का जो जीडीपी होता है, ठीक है, उसमें जो है इंक्रीज़ हो, उसमें हमारी ग्रोथ हो। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि इस फिज़िकल और मॉनेटरी में फ़र्क ही यही होता है कि फ़िज़िकल हमेशा से गवर्नमेंट के अंडर रहती है और मॉनेटरी ऐसा नहीं है। मॉनेटरी में कम से कम कागज़ के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि सामने सामने होना तो ऐसा ही चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना कह सकते हैं कि होना तो ऐसा ही चाहिए। अब देखिए, गौर इसकी बात करें फिजिकल पॉलिसी की, तो फिजिकल पॉलिसी में आप एक चीज़ देख लीजिएगा। एक चीज़ जैसा कि मैंने इससे पहले ही बोल दिया कि इसमें जीडीपी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है, ये मेन फोकस रहता है किसी भी गवर्नमेंट का। क्या, अब देखिए, सपोज़ कर लीजिए कि हम एक क्लोज इकॉनमी को अज्यूम करते हैं, ठीक है। देखिए, जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मायने रखती है: कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तीन चीज़ों की बात अगर हम करें, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। और ये तीनों फैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ये तीनों के तीनों, इन तीनों फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कौन करता है? वो हमारी गवर्नमेंट करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही आपकी फ़िज़िकल पॉलिसी की, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल पॉलिसी में जो ये जो दो मेन टूल्स गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है वो क्या होते हैं? वो आपके टैक्स रेट्स और बजट एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। ये दो टूल्स के थ्रू, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। टैक्स रेट्स के थ्रू ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट पैसा कमाती है, और बजट एक्सपेंडिचर के थ्रू वो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। और बजट हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर हमेशा याद रखिएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब भी हम बजट बनाते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग प्रायोरिटी होती है। किसी के हेल्थ सेक्टर के ऊपर होती है, किसी के डिफेंस के ऊपर होती है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अब जैसे और सिचुएशन क्या है, अब जैसे हमारे आजकल की सिचुएशन चल रही थी, कोविड की सिचुएशन चल रही थी, तो हमारी ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर होगी। हमारा जितना भी बजट में जो एलोकेशन होगा वो हम देखते हैं, ऑब्वियसली हर हर साल देखते हैं कि किस तरीके से हर अलग अलग देश के अलग अलग वर्गों को हम अलग अलग जो सेक्टर्स को हम पैसा देते हैं, एलोकेट करते हैं बजट में, ठीक है। तो वो यही होता है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर गवर्नमेंट जो है ना लो कर देती है टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट लो कर देती है टैक्स रेट, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि देखिए, आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर आपका टैक्स रेट लो होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन और सेविंग्स दोनों के दोनों, एक बारी फिर बोल रहा हूँ, कंजप्शन और सेविंग्स जो है आपकी, वो दोनों के दोनों इंक्रीज़ होती हैं अगर आप गवर्नमेंट हमारा टैक्स रेट लो कर देती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, और हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए,
कोई भी फर्म्स हो, जितनी भी कंपनीज है, वो तो इसको एक अपॉर्चुनिटी देखेंगी ना कि इस टाइम पे टैक्स कम लग रहा है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे शुरू कर दें। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं अलग अलग शेयर मार्केट में, बाकी जगहों पर। ठीक है, मतलब कोई भी जगह हो, ठीक है, जहाँ पर आपका टैक्स अभी तक लग रहा था, अब टैक्स कम लग रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम शुरू कर दें इस टाइम इन्वेस्ट करना अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, तो और एक और चीज़ अगर आप देखें, देखिए एक इकोनॉमिस्ट थे जॉन मिनार्ड, उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि देखो भाई, कोई भी इंसान अगर 100 रुपया कमाता है तो 100 का 100 वो खर्चता नहीं है, कुछ ना कुछ वो बचाता है, कंजप्शन करता है। ठीक है, 100 का 100 नहीं खर्चेगा वो, सब की सब नहीं खर्चने वाला। ठीक है, ये उसने एक थ्योरी दी थी। तो उसी तरह जब ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा पैसा जब ज़्यादा आएगा तो हम कंजप्शन ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर सेव करेंगे। ठीक है, हमारी कंजप्शन होगी, हमारी सेविंग्स होंगी। ठीक है, सेविंग्स होंगी तो अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट में जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अगर ज़्यादा भी ना सही बट थोड़ा थोड़ा आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, देखिए और जहाँ तक मैंने आपको कहा कि ये जो दो चीज़ें, टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ और बजट एक्सपेंडिचर की, ये दो टूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी में जो कोई भी गवर्नमेंट यूज़ करती है। टैक्स रेट के थ्रू ऑब्वियसली पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस के थ्रू जो वो हम पे लगाती है अलग अलग जगहों पर, और एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली उसके बाद वही गवर्नमेंट जो है हमारे हमारे लिए ही पैसा अलग अलग जगहों पर खर्चती है। ठीक है, ये याद रखना। देखिए फिजिकल पॉलिसी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, जहाँ पर टैक्सेशन लो होता है, ठीक है, इसको हम कौन सी पॉलिसी कहते हैं, इसको हम एक्सपेंशरी फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, एक्सपेंशन फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ये एक बात याद रखें, ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका टैक्सेशन लो होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली हाई हो जाता है। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज़ होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो जहाँ पर बजट जो गवर्नमेंट का है सरप्लस में होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जहाँ पर टैक्स जहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, जहाँ पर हम इतना पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक और चीज़, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि क्या हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो ग्रोथ रेट जो है वो डबल कर दे, हर गवर्नमेंट चाहती है, हर गवर्नमेंट का फोकस ही यही होता है। बट अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली क्या ये फिजिबल है कि हर गवर्नमेंट तो चाहेगी कि भाई मैं डबल कर दूं इसको, मैं अपने इस चीज़ को डबल कर दूं, ग्रोथ रेट को डबल कर दूं, बट इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो डबल कर दें। भाई वो तो चाहेंगे कि हम डबल कर दें, ग्रोथ रेट को डबल कर दें। ठीक है, लोगों के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है, पार्टी को वोट्स आ जाएंगे, अगली बारी और वोट्स आ जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इमेजिन कीजिए कि डबल कर देती है एक्सपेंडिचर किसी भी बजट में गवर्नमेंट। ठीक है, विच मीन्स इट विल डिस्ट्रीब्यूट डबल द मनी देन द प्रीवियस ईयर इन स्कीम्स, सब्सिडीज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब पिछले साल से तो डबल हम कर रहे हैं स्कीम्स में, सब्सिडीज़ में, हर चीज़ में हम अपने बजट में डबल एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट होता क्या है इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इससे ये होती है, ये फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि दिस विल अल्टीमेटली इंक्रीज द मनी इन पीपल्स हैंड, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली उससे आगे जाके होगा क्या? इतनी इकॉनमी बेसिक कंसेप्ट्स आपको आई होप क्लियर हों, और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उससे होगा ये कि उससे
सर आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। जैसा कि ये बोल ही रहा है, दिस विल इंक्रीज द मनी इन द पीपल्स हैंड विच दे विल यूज़ फॉर द कंजप्शन पर्पसेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि एज people spend more on consumption, the demands for goods and services will increase, ठीक है। डिमांड बढ़ जाएगी, द इंक्रीज इन डिमांड विल इंक्रीज द, अल्टीमेटली व्हाट विल इट इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द प्राइसेस, प्राइस बढ़ जाएगा हर चीज़ का। क्योंकि देखिए भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, बड़ा सिंपल सी बात है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा आता है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें ऐसी गवर्नमेंट चुननी पड़ती है या ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को समझना पड़ता है कि जिस गवर्नमेंट को ये पता हो कि यार हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आंख बंद करके कोई भी चीज़ डबल नहीं कर सकते, हम इस तरीके से ये नहीं सोच सकते कि भैया शुरू हो जाओ बस, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए हम शुरू हो जाते हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने ग्रोथ रेट जो है डबल कर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके फिर अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसके फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि फिर पूरी की पूरी कंट्री को भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब को चेक करती है कि भाई ऐसी सिचुएशन ना हो, और उसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसी इंस्टीट्यूट को हम कहते क्या हैं, जो ये सब चेक करती है कि भाई ऐसा ना हो, इकॉनमी में एक बैलेंस रहे, उसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। और हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा है? हु इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, वो है हमारा RBI। चलिए शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इसी के साथ। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम ही क्या है? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इवेंचुअली द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यही तो काम है इनका, ठीक है, यही तो काम है इनका। क्योंकि इससे पहले देखिए जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था, ये जो इन्फ्लेशन इससे पहले मैंने पढ़ाया है, ठीक है, यही तो इसका काम है कि इसको ये, हालांकि इसके बगैर भी ये काफ़ी काम करता है। देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह बाकी सब, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वो सब भी देखता है, बट वो खैर वो बात की बात है, वो हमें अभी नहीं देखना है। अभी हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, SSRB के लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग UPSC और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अभी हमारा इन्फ्लेशन पे ही फोकस होना चाहिए। अभी देखिए इन्फ्लेशन की बात करें तो भाई इन्फ्लेशन मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक का उनके पास भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, सेंट्रल बैंक के पास भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे ये सब चेक करता है कि भाई ऐसा ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये सब के सब इसके टूल्स हैं जिसके थ्रू ये देखता है कि ऐसा ना हो, इकॉनमी जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। एक बात याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो कॉन्ट्ररी काम करती है फिजिकल पॉलिसी के, क्योंकि वो सरकार सब कुछ देखती है। मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार का दखल एटलीस्ट कागज़ों पर तो हम यही कह सकते कि नहीं होता भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो डिसीजंस है ना, डिपेंड ऑन द लॉट ऑफ फिजिकल पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी सारा। अब देखिए जैसे यहाँ पर GDP की ग्रोथ रेट दे रखी है, आप देख सकते हैं GDP की ग्रोथ रेट, हालांकि ये 2019 तक का डाटा है,
बट फिर भी आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए आप ग्रोथ रेट क्या थी, ठीक है। पहले 6.3% थी, 2017 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये बढ़ रही है, 7.2, 7.7%, उसके बाद 8.2% 2018 के अगस्त तक पहुंच जाती है, 8.2%। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ तक तो ये बढ़ रही थी, ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ रही थी। इसका मतलब ये सरकार हमारी ग्रोथ रेट बढ़ा रही थी, ठीक है, 2018 तक। बट उसके बाद 7.1% कैसे हुई, 7.1% कैसे हुई, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुई, ग्रोथ रेट कम कैसे हुआ। क्योंकि देखिए ग्रोथ रेट जब बढ़ रहा था ना, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। आपको आई होप विजिबल हो, ये थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप आपको ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि सारा का सारा टेबल 2017 से, ठीक है, और 2018 तक आप जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं कि हमारी बढ़ रही है, ठीक है। इससे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रही थी तो हमारा इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा था ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वहाँ से हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी, 8.2% पे हमारा ग्रोथ रेट आ गया था अगस्त 31 2018 तक। और एक बात ये याद रखिएगा कि जो भी क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं क्या, ये चेंज होते रहते हैं और ये क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये सेम नहीं रहते कभी भी, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एंड आई होप ये विजिबल आ रहा हो क्या। देखिए गाइस, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आपका इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, मैं जो आपको बता रहा था ना ग्रोथ रेट का, अब यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन। फिर इन्फ्लेशन देखिए 2018 में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लुक एट दिस, कहाँ से कितना ऊपर पहुँच गया। और यही रिलेशन मैं आपको बताना चाहता था, ये देखिए ये यहाँ पर 8.2 पे पहुँच गया, वो देखिए वो वहाँ पर कहाँ पहुँच गया था, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इतनी ऊपर पहुँच चुका था। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि हमें देखना हो, हमें चेक करना पड़ता है। और मॉनेटरी पॉलिसी होती इसीलिए है, आरबीआई होता ही इसीलिए कि वो इस चीज़ को चेक करे कि कहीं इन्फ्लेशन हाथ से ना निकल जाए, कहीं इतना ना बढ़ जाए कि फिर लेने के देने पड़ जाए हम लोगों को, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट को तो ग्रोथ रेट के साथ मतलब होता है, वो तो सोचती है कि बस हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ जाए। बट प्रॉब्लम हमारे लिए आता है, और इसी को बढ़ाने के लिए देखिए आरबीआई, देखिए अपना रेपो रेट देखिए आरबीआई का, आरबीआई ने अल्टीमेटली देखिए क्या किया, आरबीआई ने आगे जाके अपना रेपो रेट भी देखिए किस तरीके से बढ़ाया। पहले तो 6% था, बट जब उन्होंने देखा कि इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रेपो रेट बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई का। और देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। तो देखिए जैसे आरबीआई ने देखा कि पहले तो 6% ही था, बट जब उन्होंने देखा कि देखिए किस तरीके से, जब उन्होंने देखा कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 2017 से 2018 की एंडिंग तक हमारा इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था, 6% स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो उन्होंने अल्टीमेटली इसको बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, और रेपो रेट को बढ़ाते बढ़ाते 6.25% कर दिया। देखिए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पहले तो 6% था, उसके बाद 6.25 कर दिया, उसके बाद यही करते करते 6.50% पे पहुंच गया, ठीक है। एंड इट वॉज रियली नेसेसरी एट दैट टाइम, ये काफ़ी ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ऑब्वियसली आपको इन्फ्लेशन चेक करना है, आपको इन्फ्लेशन को रोकना है, कंट्रोल में रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस चले जाने दो। क्या, आरबीआई का काम ही यही होता है, आरबीआई होता ही इसीलिए है, इसीलिए सेंट्रल बैंक को रखा जाता है कि जो एक चेक ला सके, इकॉनमी में एक बैलेंस क्रिएट कर सके, ठीक है। इसीलिए हम आरबीआई जो है ये सब टूल्स यूज़ करता है। और ये आपका एक रिलेशन है
किन किन का, फिजिकल पॉलिसी का एक रिलेशन किसके साथ, इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट का, जीडीपी का, ठीक है, ग्रोथ रेट का आपका इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन का आपका रेपो रेट के साथ। अब देखिए क्या है, अब आरबीआई भी इन्फ्लेशन बिल्कुल टाइट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आरबीआई कहेगा नहीं नहीं हमें तो बिल्कुल इन्फ्लेशन ख़त्म करके रखना है, आरबीआई को बिल्कुल इन्फ्लेशन नीचे करना है, क्योंकि ऐसा करेगी तो ग्रोथ रेट को प्रॉब्लम आ जाएगी, ग्रोथ रेट आपकी रुक जाएगी। आप ये भी नहीं कर सकते। अगर आप इन्फ्लेशन नीचे कर दोगे, बिल्कुल नीचे कर दोगे, तो आपका ग्रोथ रेट भी अल्टीमेटली नीचे हो जाएगा, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपको इसीलिए आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है दोनों के दोनों चीज़ों में। आपको इन्फ्लेशन को भी चेक करना है, आपको ग्रोथ रेट को भी चेक करना है। एक स्टेबल इकोनॉमी चलानी है, यही एक अच्छी गवर्नमेंट की निशानी होती है। उनके सामने भी यही एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को स्टेबल करें, और यही काम आरबीआई का भी होता है। आरबीआई के जितने भी अभी तक गवर्नर हैं, चाहे जो भी हो, चाहे रघुराम राजन हो, चाहे बाकी हो, जितने भी अभी तक आए, उनके सामने भी यही टास्क था कि किस तरीके से इकोनॉमी को स्टेबल करें। और न सिर्फ हमारी कंट्री बल्कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके सामने मेन टास्क यही होता है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, सो दैट यू टू स्टेबलाइज योर इकोनॉमी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड गाइस, जितना भी मैं मटेरियल टेलीग्राम पे देता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड जो भी लेक्चर्स वगैरह अपलोड होते हैं एटलीस्ट देखा कीजिए, सो दैट मुझे भी लगे कि ठीक है, मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। ठीक है, बाकी मेरा मोटिव ही यही है कि बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां आप सबकी हेल्प हो। ठीक है, जहां हम सबकी हेल्प हो, और एक एक चेन ऐसी बनेगी जहां